नमस्ते सभी को। 1 से 7 सितंबर भारत में मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में। तो आज हमने सोचा क्यों ना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें क्या वो तरीके हैं जिससे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स और सप्लीमेंट्स के युग में हम कैसे सामान्य भारतीय पद्धति से सामान्य खान पान और खाद्य पदार्थों के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज आइए जानते हैं सुपोषित भारत अभियान के बारे में, जिस पर एक गहरी रिसर्च करके ये सारी प्रेजेंटेशन हमारे साथ और हमारे सामने लेकर आ रहे हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, जो वर्तमान में सीएचसी देशनोक में कार्यरत हैं। मुझे आशा ही नहीं दृढ़ विश्वास है कि हम सभी इस वीडियो को न सिर्फ इंपॉर्टेंट अच्छी ग्राह्य जानकारियां खुद स्वयं लेकर अपने जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, अपितु अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे शेयर करके अधिक से अधिक लोगों में इस विषय को लेकर जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। सुपोषित भारत अभियान, आइए सुनते हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता जी से। आज का हमारा विषय है सुपोषित भारत अभियान। सुपोषित भारत अभियान का तात्पर्य है कि हम भारतीय जनता को सुपोषण किस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं, कुपोषण से निकालकर सुपोषण की ओर किस प्रकार ले जा सकते हैं। यह सुपोषित भारत अभियान मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा सम्मिलित रूप से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इन दोनों ही मिनिस्ट्रीज के द्वारा सन 2018 से लगातार पोषण पखवाड़ा और पोषण माह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। यह सुपोषित भारत अभियान इनिशिएटिव इस बात पर जोर देता है कि किस प्रकार हम फूड बेस्ड न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस के जरिए हम सुपोषण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये जो फूड बेस्ड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस हैं, ये न केवल कुपोषण को दूर करेंगे बल्कि जनरल पॉपुलेशन में होने वाली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटस और कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर करने में मददगार साबित होंगे। ये जो सुपोषित भारत अभियान है, इसके ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार है: एनीमिया को दूर करना, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सहयोग से इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, जिसमें आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। साथ ही न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस के माध्यम से पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि हम किस प्रकार का आहार लेवें ताकि हम एनीमिया से बच सकें या एनीमिया को दूर कर सकें। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि टू इंप्रूव द इंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस इनटू द एग्जिस्टिंग हेल्थ प्लेटफॉर्म्स। जो हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ प्लेटफॉर्म है, उसमें हम न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस को इंक्लूड करें। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को एनहांस करें। और चौथा इनिशिएटिव है बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स बेटर न्यूट्रिशन। किस प्रकार से हम कम्युनिटी का, समुदाय का, समाज के लोगों को के व्यवहार में ये सुधार लाएं ताकि वो गुड न्यूट्रिशन की ओर अग्रसर हो सके। नेक्स्ट स्लाइड। अब आइए हम आगे चलते हैं। सुपोषण हेतु हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो निश्चित रूप से जो कुछ हम न्यूट्रिशन लेते हैं, खाने के काम में लेते हैं, वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो हम खाने में क्या क्या काम में लेते हैं? अनाज यानी कि ग्रेन्स, चीनी यानी कि शुगर, दूध यानी कि मिल्क, खाने के योग्य तेल और पानी, ये हम चीजें काम में लेते हैं। तो इनको हम पौष्टिक किस प्रकार से बना सकते हैं? आज तक हम अपने खाने में क्या ऐसी गलतियां करते आ रहे थे कि खाना खाने के बावजूद भी हम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जबकि हमें इस बात को समझना होगा कि खाना हमें ऐसा खाना है जो औषधि का काम करे। और सुपोषण के लिए हमें क्या करना होगा? केवल खाना ही नहीं, हमें एक्सरसाइज भी करनी होगी। और हम जानते हैं कि हेल्थ इज नॉट जस्ट mere absence of disease. Health is having 4 parameters: physical health, mental health, social health and spiritual health. तो हमें ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी: फिजिकल एक्सरसाइजेस, मेंटल एक्सरसाइजेस, सोशल एक्सरसाइजेस एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, एंड देन मेडिटेशन। ये हमें करने होंगे ये काम। और डोंट्स, हम ऐसे कौन से काम नहीं करें जिससे कि हम बीमार ना पड़े, हम कुपोषण की ओर ना बढ़े। तो उसके लिए हमें वी मस्ट अवॉइड जंक फूड और वी मस्ट अवॉइड फास्ट फूड। वी मस्ट अवॉइड सब्सटेंस अब्यूज लाइक टोबैको, एल्कोहल और एनी अदर काइंड ऑफ एडिक्शन। वी मस्ट अवॉइड टी, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट स्लाइड।
अब हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं ग्रेन्स की ओर, अनाज की ओर। अनाज को तीन भागों में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स एंड पॉजिटिव ग्रेन्स। ऐसे ग्रेन्स, ऐसे अनाज जिन्हें खाने से बीमारियां होती हैं, उन्हें नेगेटिव ग्रेन्स कहते हैं। ऐसे अनाज जिन्हें खाने से बीमारियां नहीं होती लेकिन वो बीमारियों को ठीक भी नहीं करते, ऐसे अनाजों को हम न्यूट्रल ग्रेन्स कहते हैं। और ऐसे अनाज जो खाने से बीमारियों को ठीक करते हैं, जिनके लगातार सेवन से, अगर हम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इनका जिनका लगातार सेवन करें तो जिससे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ऐसे अनाजों को हम पॉजिटिव ग्रेन्स कहते हैं। तो नेगेटिव ग्रेन्स दो हैं: गेहूं और चावल, व्हीट एंड पेडी राइस। न्यूट्रल ग्रेन्स पांच हैं: सोरगम या ग्रेट मिलेट, जिसे हिंदी में ज्वार कहते हैं, पर्ल मिलेट या बाजरा, कॉर्न या मक्का, फिंगर मिलेट या रागी, प्रोसो मिलेट अथवा चेना और पुनरवा। इन्हें हम न्यूट्रल ग्रेन्स कहते हैं। पॉजिटिव ग्रेन्स जिन्हें खाने से बीमारियां ठीक होती हैं, ये पॉजिटिव ग्रेन्स पांच हैं: फॉक्सटेल मिलेट या कांगनी, लिटिल मिलेट, कुटकी, कोदो मिलेट, कोदा चावल, बार्नयार्ड मिलेट, सानवा, ब्राउन टॉप मिलेट, छोटी कांगनी। गेहूं को नेगेटिव ग्रेन क्यों कहा जाता है? देखिए, जो खाने योग्य खाद्य पदार्थ हैं, अनाज हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का रेशो 10 या 10 से कम होना चाहिए। यदि यह रेशो 10 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उस ग्रेन में फाइबर्स की मात्रा कम है। अब यदि फाइबर्स की मात्रा कम हुई तो उस अनाज को खाने से क्या होगा? हम उस अनाज को खाएंगे और तुरंत वह उस अनाज में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के रूप में हमारे ब्लड में पहुंच जाएंगे। और यदि उस अनाज में फाइबर्स प्रचुर मात्रा में है तो क्या होगा? वही ग्रेन्स धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 7 आवर्स उस ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। ठीक है। अब उस जो ग्लूकोज 15 से 25 मिनट में ही ब्लड में पहुंच गया तो क्या होगा? उस ग्लूकोज को डील करने के लिए हमारे पास दो साधन है: या तो पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सिक्रीट हो, जो उस ग्लूकोज को डील करता है और उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंट्री करवाता है, या फिर उस ग्लूकोज को, बढ़े हुए ग्लूकोज को, एकदम से जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया है, उसको लीवर के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाया जाता है। अगर ऐसा नहीं, और इसके बाद में भी यदि वो ग्लूकोज मात्रा में अधिक है तो फिर यह ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। यह बढ़ा हुआ ग्लूकोज हमारे जोड़ों में पहुंचकर इन्फ्लामेटरी पेन कॉज करता है। अतः हमें ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे अनाजों का सेवन करना चाहिए जिनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। गेहूं का जो कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो है, यह 65। तो गेहूं में लगभग 100 ग्राम गेहूं में 76 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 1.2 ग्राम फाइबर पदार्थ है। एक स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 40 ग्राम फाइबर पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो गेहूं का न केवल फाइबर पदार्थ कम है, कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशो 10 से बहुत ज्यादा 65 है, बल्कि गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन। यह ग्लूटेन प्रोटीन हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे आंतों की झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, उसे हाइड्रोफोबिक बनाता है। जबकि इसकी बेसिक नेचर क्या होती है? हाइड्रोफिलिक। और यह ग्लूटेन हमारी हाइड्रोफिलिक इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन को हाइड्रोफोबिक बनाता है, उसे लीकी बनाता है। यही कारण है कि वीट एक नेगेटिव ग्रेन है, यह बीमारियों की जड़ है। पैडी राइस, धान अथवा चावल, इसका जो कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो है, ये 395 है, लगभग 400। और होना कितना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया, 10 या 10 से कम, तो 40 गुना ज्यादा है। पैडी राइस में कितना कार्बोहाइड्रेट है? 100 ग्राम पैडी राइस में 79 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 0.2 ग्राम फाइबर पदार्थ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है और हमारे इस ब्लड में फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कितना होता है? 70 से 90 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। अगर हम मान लें कि 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, तो 1 लीटर ब्लड में कितना ग्राम ग्लूकोज हो गया? 1 ग्राम। और 5 लीटर ब्लड में कितना ग्राम ग्लूकोज हो गया? लगभग 5 ग्राम ग्लूकोज हमारे रक्त में मौजूद होता है। और जब हमने 100 ग्राम गेहूं खाया तो हमारे तुरंत ही 15 से 35 मिनट में, क्योंकि इसमें फाइबर पदार्थ तो बहुत कम है,
तो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट तुरंत ही ग्लूकोज के रूप में रक्त में उपस्थित हो जाएगा, ब्लड में उपस्थित हो जाएगा। तो 100 ग्राम गेहूं खाने से 15 से 35 मिनट में हमारे रक्त में कितना ग्राम ग्लूकोज पहुंचता है? 76 ग्राम। और होना कितना चाहिए? 5 ग्राम ग्लूकोज। लगभग 15 गुना ज्यादा ग्लूकोज हमारे रक्त में पहुंचता है। अब इतनी बढ़ी हुई मात्रा के लिए होगा, हमारे पेंक्रियास पे स्ट्रेस पड़ेगा, हमारे लीवर पर स्ट्रेस पड़ेगा। और यदि पेंक्रियास से निकाला हुआ इंसुलिन उसको डील नहीं कर पाता है, लीवर उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो यह जो ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा है यह कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और यह कोलेस्ट्रॉल कहां जाकर जमा होगा? लीवर में, और फैटी लीवर कॉज करेगा। यह कोलेस्ट्रॉल कहां जमा होगा? हमारी रक्त धमनियों में, हमारे ब्लड वेसल्स में जमा होगा और एथरोस्क्लेरोसिस करेगा। और यह अत्यधिक मात्रा में बढ़ा हुआ ग्लूकोज हमारे जोड़ों में, जॉइंट्स में जाकर इंफ्लामेटरी पेन को कॉज करेगा और अनेक अनेक बीमारियों को बढ़ाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों भोजन में फाइबर पदार्थ प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। क्यों जो ग्रेन्स हम काम में लेते हैं उनका कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो 10 या 10 से कम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वे खाद्य पदार्थ जिनको खाने से 15 से 30 मिनट के अंदर अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में पहुंच रहा है, उन्हें हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ग्रेन्स, हाई ग्लाइसेमिक डाइट। तो वीट और पैडी राइस ये ऐसे ग्रेन्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो बहुत ज्यादा है। वीट का 65 और पैडी राइस का 395। और वीट में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है जो हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। वीट और पैडी राइस का कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो अनुकूल नहीं है। तो यही कारण है कि वीट और पैडी राइस ये नेगेटिव ग्रेन्स कहलाते हैं, ये बीमारियां कॉज करते हैं। हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस एंड जॉइंट पेन्स, इस प्रकार की बीमारियों की जड़ है गेहूं और चावल। अब हम आते हैं न्यूट्रल ग्रेन्स। तो ये न्यूट्रल ग्रेन्स 5 प्रकार के हैं। न्यूट्रल ग्रेन्स उन्हें कहते हैं जिन्हें खाने से बीमारियां नहीं होती, ये बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन इन ग्रेन्स को खाने से बीमारियां भी नहीं होती। तो ये ग्रेन्स 5 हैं। पहला है सोरघम या ग्रेट मिलेट, जिसको हिंदी में कहते हैं जवार। दूसरा है पर्ल मिलेट, जिसे हिंदी में कहते हैं बाजरा। तीसरा है कॉर्न, जिसे हिंदी में कहते हैं मक्का। चौथा है फिंगर मिलेट, जिसे हिंदी में कहते हैं रागी। और पांचवा है प्रोसो मिलेट, जिसे कहा जाता है चेना अथवा उनरवा। ओके, अब आइए हम बात करते हैं पॉजिटिव ग्रेन्स की। ये पॉजिटिव ग्रेन्स 5 प्रकार के हैं। फॉक्सटेल मिलेट या कांगनी, लिटिल मिलेट या कुटकी, कोदो मिलेट या कोदाएं या कोदा चावल, बार्नयार्ड मिलेट या सांवा, ब्राउन टॉप मिलेट या छोटी कांगनी। एक समय था जब हमारे पास ये कांगनियों की, इन मिलेट्स की बहुतायत थी, और आज ढूंढने से भी इनके बीज नहीं मिलते। कितना हमारा डिटीरियोरेशन हुआ। हरित क्रांति के नाम पर हमें हाइब्रिड गेहूं खिलाया गया, हम गेहूं खा रहे हैं, और हम हमारी ये जो तृण धान्य हैं, सिरी धान्य हैं, इनको हम भूल चुके हैं, जो कि बीमारियों को दूर रखने में हमारी मदद करते थे। और यही कारण है कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, नाना नानी लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जीते थे। इन देखिए, फॉक्सटेल मिलेट का जो कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो है ये 8 है। इस और लिटिल मिलेट का कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो 7 है, 10 से कम। और गेहूं और चावल का 65 और 395। कोदो मिलेट का 7, बार्नयार्ड मिलेट का 7, ब्राउन टॉप मिलेट का 6। ओके, इसीलिए हमें डॉक्टर खादर का नाम आप सभी ने सुना सुना होगा, आपने यूट्यूब पर उनके वीडियोस भी देखे होंगे। डॉक्टर खादर जो है वो मिलेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर खादर अमेरिका में रहते थे। जब इन्होंने देखा कि इनके परिवार में जो बच्चियां हैं उन्हें 9 साल की उम्र में ही मेंस्ट्रुएशन होने लग गया, जो कि लगभग 15 साल की उम्र में होना चाहिए, तब इन्हें बड़ा ही दुख हुआ। इन्होंने इसके कारण जानने चाहे कि आखिर ऐसा क्यों है कि आज हमारी बच्चियों में 9 साल की उम्र में ही मेंसेस होने लग गया। और जब इन्होंने कारणों का विश्लेषण किया तो इन्होंने पता लगाया कि जो हाइब्रिड गायों का दूध हम पी रहे हैं, जो ये नेगेटिव ग्रेन्स, गेहूं, चावल, मैदा, पिज्जा, बर्गर, पास्ता इत्यादि फास्ट फूड्स हम खा रहे हैं, ये हमारा खाना पीना ही हमारी इस दुर्गति का कारण है। तो फिर डॉक्टर खादर अमेरिका से पुनः भारत लौट आए। वो साउथ इंडियन इंडियन है।
और वहीं रहकर उन्होंने मिलेट्स पर अनुसंधान किया, वर्षों तक रिसर्च वर्क किया, और उसके बाद उन्होंने समस्त विश्व को इन मिलेट्स के बारे में दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सिरिधान्य। मैं ये पुस्तक आपके साथ शेयर कर दूंगा। 108 पन्नों की पुस्तक है। आज का मेरा यह वक्तव्य पूर्णतया इसी पुस्तक पर आधारित है। तो हमें एक बात तो आप समझ गए होंगे कि हमें ऐसे ग्रेन्स खाने चाहिए जिनका कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो 10 या 10 से कम है। हमें ऐसे ग्रेन्स खाने चाहिए जो लो ग्लाइसेमिक होते हैं, और लो ग्लाइसेमिक का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि ऐसा अनाज जिसको खाने से तुरंत ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए, बल्कि ऐसा अनाज जो खाने के बाद 5 से 7 घंटे में धीरे धीरे ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करे। ठीक है, अब देखिए ये सिरिधान्य कौन कौन सी बीमारियों को दूर करते हैं। जो फॉक्सटेल मिलेट है या कांगनी, इसको खाने से मानसिक तनाव दूर होता है, जोड़ों की सूजन दूर होती है, और यह पार्किंसंस डिजीज को, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जो कोदो मिलेट है, यह एनीमिया को दूर करने में सहायक है, यह रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाता है, यह डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल करता है। बल्कि डॉक्टर खादर वली तो यहां तक कहते हैं कि यदि आप 3 से 12 महीने तक गेहूं और चावल खाना बंद कर दें, चीनी खाना बंद कर दें, चाय कॉफी पीना बंद कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर दें, और केवल इन मिलेट्स को खाएं, पत्तों का काढ़ा पिएं, और मौसमी फल और मौसमी सब्जियां खाएं, तो आपकी डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये रिवर्स हो सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एनीमिया में हमें किस डाइट का उपयोग करना है, ऑस्टियोपोरोसिस में हमें किस डाइट का उपयोग करना है, अभी हम आएंगे। तो कोदा मिलेट्स जो है, कोदो मिलेट्स जो है, इनको खाने से मधुमेह में की बीमारी में हमें फायदा होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी दूर होती है, इनसोम्निया, अनिद्रा की बीमारी दूर होती है। सानवा या अथवा बार्न यार्ड मिलेट, इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सामा अथवा कुटकी, लिटिल मिलेट खाने से वीर्य कणों में वृद्धि होती है, संतान न होने की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, और महिलाओं में होने वाली बीमारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि बहुत हद तक एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने में मदद मिलती है। छोटी कांगनी अथवा ब्राउन टॉप मिलेट, इसका सेवन करने से जोड़ों का दर्द, इंफ्लामेटरी पेन कम होता है, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म और ओबेसिटी को दूर किया जा सकता है। अब इन सिरिधान्यों को खाने का क्या तरीका है। सिरिधान्यों को डॉक्टर खादर वल्ली ने ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, इनको सिरिधान्य कहा है। इन सिरिधान्यों को खाने का तरीका है कि इनको हम रात को भिगो दें और फिर सुबह इन्हें पकाकर खाएं। सिरिधान्यों को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, जैसा कि हम क्या करते हैं आजकल, कई प्रकार के आटे मिक्स करके खाते हैं, मिक्स आटे की रोटी बनाते हैं, तो हमें इनको मिक्स कर कर बिल्कुल नहीं खाना। हमें सिरिधान्यों का, हम भिगोकर इनको दलिया बनाकर भी खा सकते हैं, हम इनका आटा बनाकर भी इनके आटे की रोटी खा सकते हैं, और जो बुकलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें सिरिधान्यों से बहुत प्रकार के पकवान बनाने की विधि दी गई है, वो पकवान बनाकर भी खा सकते हैं। जैसे आप चावल से इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इसी प्रकार जो जो चीजें चावल से बन सकती हैं वो सारी चीजें आप इन मिलेट से बना सकते हैं। आप इन मिलेट्स के आटे का हलवा बना सकते हैं, आप डोसा, उपमा, इडली इत्यादि बनाकर खा सकते हैं, और टेस्टी पकवान बनाकर आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो इनको खाने का तरीका है कि आप इनको रात को भिगो दीजिए और सुबह पकाकर खाइए, सुबह भिगो दीजिए और दोपहर में और रात को पकाकर खाइए, लेकिन इनको कम से कम 5 से 7 घंटे तक भिगोना जरूरी है। और इनको पकाने के लिए हमें कुकर का उपयोग नहीं करना, हमें फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील में इन्हें पकाकर खाना चाहिए। अब इन्हें खाएं कैसे, जैसे मैंने कहा कि मिलेट्स को आपस में मिक्स नहीं करना। अब मिलेट्स 5 प्रकार के हैं, कांगनी, छोटी कांगनी या हरी कांगनी, सामा, सानवा और कोदो। तो ऐसा व्यक्ति जिसे किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो प्रतिदिन एक प्रकार का मिलेट खाए। जैसे मान लीजिए एक दिन हमने फॉक्सटेल मिलेट या कोदो मिलेट खा रहे हैं, तो सुबह नाश्ते में भी कोदो मिलेट, दोपहर के भोजन में भी कोदो मिलेट, और रात के भोजन में भी कोदो मिलेट। आप उसका दलिया बना के खा सकते हैं, आप उसकी रोटी बना करके खा सकते हैं, आप उसका कोई अन्य पकवान जैसे इडली, डोसा, उपमा ये बना करके आप खा सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 दिन आपने एक प्रकार का मिलेट खाया,
3 दिन दूसरे प्रकार का, ऐसे 3-3 दिन करके भी खा सकते हैं या 1-1 दिन करके भी खा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें किसी प्रकार के हेल्थ चैलेंजेस हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो उन्हें किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? देखिए, आइए देखते हैं। ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज मेलाइटस है और किडनी डिजीज है, उन्हें क्या करना चाहिए? 3 दिन कोदो मिलेट या कोदा चावल, 3 दिन सानवा या बार्नयार्ड मिलेट, और बाकी जो 3 सिरिधान्य है उनको 1-1 दिन खाना चाहिए। और ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज भी है, किडनी डिजीज भी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज भी है और प्रोस्टेट की समस्या भी है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, तो ऐसे लोगों को 3 दिन कोदो मिलेट या कोदा चावल, 3 दिन बार्नयार्ड मिलेट या सानवा, और 3 दिन सामा या लिटिल मिलेट, सामा को कुटकी भी कहा जाता है, तो 3-3 दिन ये खाया और बाकी बचे 2 सिरिधान्य 1-1 दिन खाने चाहिए। जो लोग एनीमिया से पीड़ित हैं, उन्हें 3 दिन कोदो मिलेट, 3 दिन सामा चावल, सामा यानी कि कुटकी या लिटिल मिलेट, तो 3 दिन कोदो मिलेट, 3 दिन लिटिल मिलेट, और बाद में बाकी बचे 3 सिरिधान्य 1-1 दिन खाने चाहिए। प्रातःकाल गाजर का रस, आंवले का रस, अमरूद का जूस, बीट रूट का रस अवश्य लेना चाहिए, और इन रस को भी मिलाकर नहीं लेना है, मिक्स कर नहीं लेना है। एक हफ्ता गाजर का रस काम में लीजिए, एक हफ्ते आंवले का रस काम में लीजिए, एक हफ्ते अमरूद का रस काम में लीजिए, एक हफ्ते बीट रूट का रस काम में लीजिए, और प्रतिदिन शाम को 20 करी पत्ता को मिक्सी में पीस लीजिए या सिलबट्टी पर उसको कूट लीजिए, और फिर 1 गिलास छाछ में मिलाकर भोजन के 1 घंटे पहले उसको लेना चाहिए। अभी हम आगे बात करेंगे कि छाछ हमें कौन सी लेनी चाहिए। देखिए, हमें दूध, गाय का दूध हमें अवॉइड करना है, और जो हाइब्रिड नस्ल की गायें हैं उनका दूध तो हमें बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, देशी गाय का दूध पीने योग्य है, लेकिन उसमें भी उस गाय के दूध से बना हुआ दही और छाछ ज्यादा पौष्टिक और गुणकारी है। लेकिन हमें जो तिल जो तिलहन है, जैसे तिल, रागी, ज्वार, बाजरा, इनसे भी दूध बनाया जा सकता है। 100 ग्राम तिल से हम 1 लीटर दूध बना सकते हैं, और एक बार तो इस दूध को जमाने के लिए जो अभी तक आप गाय के दूध से दही बना रहे हैं वो जावन काम में ले लीजिए, और जब एक बार आपका इस रागी का दूध या तिल का दूध का दही बन गया, तो फिर आप उसका जावन रखना चालू कर दीजिए, और फिर बाद में आपको केवल तिल के दूध से बना हुआ ही दही मिलेगा, और फिर उसी दही की आपको छाछ मिलेगी। तो इस प्रकार हम तिल, रागी, ज्वार, बाजरा से भी हम दूध बना सकते हैं, और उस दूध का दही और दही से हम छाछ बना सकते हैं, और वो ज्यादा पौष्टिक है। कैसे? रागी से बने हुए दूध में गाय के दूध की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। गाय के दूध में तो फैट्स होते हैं, और जबकि इन तिलहन से बने हुए दूध में वसा या फैट्स या चर्बी बहुत कम मात्रा में होती है। अल्टीमेटली तो गाय का दूध क्या है? एनिमल प्रोटीन है, और एनिमल प्रोटीन किसी भी दृष्टिकोण से हमारे लिए खाने योग्य नहीं है, चाहे वो काउज मिल्क ही क्यों ना हो। हमारे लिए केवल और केवल खाने योग्य पदार्थ है प्लांट प्रोटीन। देखिए, कोई भी प्राणी बड़ा होने के पश्चात, वयस्क होने के बाद दूध का सेवन नहीं करता। वो सब क्या खाते हैं? वो शुरुआत में तो अपनी माँ का दूध पीते हैं, और बाद में शाकाहारी हैं तो शाकाहार करते हैं, मांसाहारी हैं तो मांसाहार करते हैं। केवल ये मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो वयस्क होने के पश्चात भी दूध का सेवन करता है और जानवर के दूध का सेवन करता है, जबकि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो हमें इस हैबिट्स को बनाना होगा कि हमें तिल से दूध बनाना है, रागी से दूध बनाना है, बाजरे से दूध बनाना है। उसकी विधि भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो शाम को एनीमिया के रोगी को हमें 20 करी पत्ते 1 गिलास छाछ में मिलाकर भोजन से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। अगर ऐसा आप लगातार 4 से 12 हफ्ते तक करते हैं, तो आपके एनीमिया बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा, दूर करने में उसे मदद मिलेगी। इस प्रकार, क्योंकि हम जानते हैं जो हम फेरस सल्फेट गवर्नमेंट सप्लाई में आता है वो कितना इनटॉलरेबल है, उसकी पेशेंट कंप्लायंस कितनी पुअर है, वो हम जानते हैं। ठीक है, और किस प्रकार उसको खाने से लेटरिन का रंग काला पड़ जाता है, डाइजेस्ट इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, स्टमक एक, पेट में दर्द होने लगता है। कुछ लोग, कुछ मरीज तो, कुछ महिलाएं तो जो एनीमिया के शिकार हैं, लेकिन वो इन्हीं सब समस्याओं की वजह से फेरस सल्फेट को लेते तक नहीं है। और हमारे जो पूर्वज थे वो स्वस्थ रहा करते थे बिना किसी रक्तहीनता के। तो निश्चित रूप से अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आप एनीमिया से दूर रह सकते हैं।
अब इनको पकाने का तरीका तो मैंने आपको बताया कि इनको भिगोना है। सिरी धान्यों में लगभग 6 से 7 गुना पानी उनको भिगोना चाहिए और लगभग 5 से 7 घंटे तक इनको भिगोकर फिर आप इन्हें फूड ग्रेड स्टील के भगोने में, स्टील के बर्तन में पकाकर खाइए। कुकर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कुकर का उपयोग करेंगे तो हाई प्रेशर में इनके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा। और सिरी धान्यों को हमें पॉलिश्ड सिरी धान्य काम में नहीं लेने, हमें अनपॉलिश्ड सिरी धान्य काम में लेने। अच्छा, एक फर्क और है। गेहूं और चावल जो होते हैं, इनका हस्क तो मशीनों के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा इनके बीज के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जो विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है, और मशीनों के द्वारा जब इसे इस हस्क को दूर किया जाता है तो वो परत भी निकल जाती है। अब जो गेहूं और चावल खाते हैं उसमें कोई पोषक तत्व होता ही नहीं है, जबकि जो सिरी धान्य है इनके अंदर जो फाइबर पदार्थ है वो इनके बीज के अंदर परतों के रूप में समाहित है। तो इस प्रकार सिरी धान्य से हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और फाइबर्स मिलते हैं। जहां गेहूं में फाइबर 0.2 से 1.2% तक है, वहीं सिरी धान्यों में फाइबर पदार्थ 8 से 12.5% तक है। अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। जो लोग हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित हैं उन्हें 3 दिन सामा चावल, अब आप बता सकते हैं कि सामा चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिटिल मिलेट या कुटकी, एक, और बाकी बचे जो 4 सिरीदाने हैं उनको एक दिन कोदो मिलेट, एक दिन बार्नयार्ड मिलेट, एक दिन ब्राउन टॉप मिलेट और एक दिन फॉक्सटेल मिलेट। साथ में हमें काढ़ा पीना चाहिए। एक हफ्ते तक मेथी के पत्तों का काढ़ा, एक हफ्ते तक, अगले हफ्ते पुदीना के पत्तों का काढ़ा, अगले हफ्ते पान के पत्तों का रस या काढ़ा, और प्रतिदिन 2 से 3 बार हमें लेना चाहिए। नारियल का तेल खाने में हमें कच्ची घानी के नारियल का तेल काम में लेना चाहिए। कच्ची घानी से क्या तात्पर्य है, पहले कोलू के बैल के द्वारा तेल निकाला जाता था और जो ग्राइंडर था वो लकड़ी का बना हुआ होता था। अब क्या होता है, मशीनों के द्वारा तेल निकाला जाता है। अब मशीनें कितनी तीव्र गति से रोटेट करती हैं, उनका राउंड पर मिनट कितना तेज होता है, इतने अधिक प्रेशर पर समस्त प्रकार के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और मशीनों में वो लकड़ी, ग्राइंडर भी लकड़ी का नहीं होता, तो इस प्रकार मशीनों के द्वारा निकाला गया तेल किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि इसमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और यदि मान लीजिए इसको रिफाइंड कर दिया जाए, इसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला दिया जाए, इसको रिफाइंड कर दिया जाए, तो ये तो बिल्कुल कार्सिनोजेनिक है। रिफाइंड तेल आर कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर का कारण है। अतः हमें कच्ची घानी का तेल काम में लेना चाहिए। अब गौधन तो नष्ट हो चुका है, रही सही कसर लंपी डिजीज ने पूरी कर दी। तो अब क्या करें, तो हमें मशीन का आरपीएम ऐसा सेट करना चाहिए जो लगभग कोल्हू की बैल जितना हो। आरपीएम कम रखना चाहिए, और जो ग्राइंडर है, जो मशीन है जिसमें वो सरसों या नारियल को कूटा जाता है, वो लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए। इस प्रकार का तेल हमें, इस प्रकार की भी मैं आपको वीडियोस अपलोड कर दूंगा कि आप कहां से इस प्रकार का तेल प्राप्त कर सकते हैं, आप कहां से ये मिलेट्स, अनपॉलिश्ड मिलेट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियोस मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो नारियल तेल हमें भोजन में काम में लेना चाहिए, और प्रत्येक दिन पैदल चलना नहीं भूलना चाहिए। प्रत्येक दिन हमें मिनिमम 1 से 1.5 घंटा पैदल चलना है, 60 to 90 मिनट्स। डॉक्टर खादर कहते हैं हमारे पूर्वज 18-18 किलोमीटर तक पैदल चला करते थे। पैदल चलना उनके जीवन का एक अंग था, और अब हमें समय निकालना पड़ता है पैदल चलने के लिए। डॉक्टर खादर कहते हैं हमें प्रत्येक दिन मिनिमम 10 किलोमीटर पैदल चलना होगा। अब ये पैदल चलने के पीछे क्या लॉजिक है, देखिए, 1 ग्राम ग्लूकोज को बर्न करने के लिए या मेटाबोलाइज करने के लिए 12 मिनट तक पैदल चलना होगा। तो 5 ग्राम ग्लूकोज को बर्न करने के लिए 60 मिनट्स, 1 घंटा पैदल चलना होगा। और हम जो भोजन कर रहे हैं वो ऐसा भोजन है जो हमारे रक्त में 75 ग्राम से 150 ग्राम तक ग्लूकोज को तुरंत उपस्थित कर देता है अगले 15 से 35 मिनट में। ये तो गेहूं और चावल की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम मैदा और मैदा से बनी हुई रोटियां, मैदा से बने हुए भटूरे, पिज्जा, बर्गर, इनका इस्तेमाल करते हैं, बिस्किट, मैदा से बनी हुई बिस्किट, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो 10 मिनट के अंदर ही शुगर, ग्लूकोज हमारे रक्त में उपस्थित हो जाता है। और इनमें तो बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो फिर अगर मान लीजिए, मैंने आपको बताया कि हमारे 5 लीटर में कितना ग्राम ग्लूकोज है, 5 ग्राम, और हम कौन से भोजन कर रहे हैं जो 75 ग्राम से 150 ग्राम, लगभग 15 गुना शुगर हमारे ब्लड में उपस्थित कर रहे हैं, और वो भी केवल 15 से 30 मिनट में। हम मान लेते हैं कि हमने ऐसा भोजन किया
जो 25 ग्राम ग्लूकोज हमारे रक्त में उपस्थित करता है। जब 5 ग्राम ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए हमें 1 घंटा चलना आवश्यक है, तो 25 ग्राम ग्लूकोज को बर्न करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 5 घंटे। इसलिए चलने की आदत डालिए। और कितना चलना है? प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा, 60 से 90 मिनट हमारे लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए चलना आवश्यक है। दो भोजन में कम से कम 8 घंटे का, 7 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। सुबह का भोजन हम 10 बजे कर लें और शाम का भोजन 7 बजे, पर्याप्त है। और इतना ही भोजन करें कि हम उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि हमने कितना ग्लूकोज लिया और क्या हम इसको मेटाबोलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो ग्लूकोज एक्सेस में है तो मैंने आपको बता दिया क्या ये क्या क्या होगा। ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जमा होगा, ये ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल के रूप में बदल जाएगा, और यह कोलेस्ट्रॉल लीवर में जाकर फैटी लीवर करेगा, रक्त धमनियों में, ब्लड वेसल्स में जाकर एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा, और यह ग्लूकोज हमारे जोड़ों में जाकर इन्फ्लामेटरी पेन कॉज करेगा। अब बताइए आज क्या हो रहा है? जो पुअर लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी गेहूं और चावल का ही उपयोग करते हैं, और शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया है। तो अब क्या किसी पतले दुबले व्यक्ति को अगर डायबिटीज हो रही है या हाइपरटेंशन हो रहा है, तो क्या हमें कोई डाउट होना चाहिए? अरे हम खाने में ही गेहूं और चावल खाते हैं, कोई पौष्टिक तत्व हम खाते ही नहीं है। तो डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉइडिज्म और जॉइंट पेन्स होना तो स्वाभाविक है। पतले दुबले लोगों में हार्ट अटैक की समस्याएं होना क्यों नहीं होगा? जब हम 75 ग्राम ग्लूकोज वाले भोजन कर रहे हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस पनप रहा है, तो पतले दुबले लोगों में हार्ट अटैक क्यों नहीं आएगा? शायद अब आप समझ गए होंगे कि क्यों पतले दुबले लोगों में भी, लोअर मिडिल क्लास लोगों में भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां पनप रही हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। मूल कारण है गेहूं और चावल, मैदा, मैदा से बनी हुई चीजें। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक टेंडेंसी होती है, मान लीजिए हम कहीं पार्टी में गए और उस दिन हमें अच्छे व्यंजन मिल गए, तो हमने क्या किया कि चलो भाई आज तो पार्टी है, आज खा लेते हैं, फिर देखी जाएगी। तो अब उस दिन आपने 3 गुलाब जामुन खा लिए, जलेबी भी खा ली, मोती पाक भी खा लिया, साथ में पनीर की सब्जी भी खा ली, और जाते जाते आपने आइसक्रीम भी खा ली। अब आप बताइए कि कितने किलो कैलोरीज भोजन आपने कर लिया, कितना शुगर आपके रक्त में पहुंच गया, कितना ग्लूकोज। आपने केवल 100 ग्राम गेहूं की रोटी खाई थी, और रोटी, उस 100 ग्राम गेहूं से बनी हुई रोटी खाने से आपके ब्लड में 75 ग्राम ग्लूकोज जा रहा है। अब अगर आप वो गरिष्ठ पनीर की सब्जी खा रहे हैं, आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, गुलाब जामुन, मोती पाक और अनेकों प्रकार की मिठाइयां खा रहे हैं, और वो आपने एक ही टाइम में कर लिया, तो कितना अधिक मात्रा में ग्लूकोज आपके रक्त में पहुंच जाएगा। और ये ग्लूकोज एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, फैटी लीवर कॉज करेगा। इसलिए हम चाहे पार्टी में जाएं या अपने घर पर हो, हमें हर भोजन में उतनी ही मात्रा में भोजन और कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए जितना हम उसको प्रॉपर ढंग से मेटाबोलाइज कर सकते हैं। उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमें उसी अनुपात में चलना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्टर खादरवल्ली कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको चलने का समय बढ़ाना होगा। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष है तो आपको लगभग 2 घंटे चलना होगा। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष है तो आपको 2 से ढाई घंटे तक प्रतिदिन वॉकिंग करनी होगी। और यदि आपकी उम्र 70 वर्ष है तो आपको 3 घंटे तक पैदल चलना होगा। अब निश्चित रूप से अगर आप थक गए हैं तो आप बैठ जाइए, रेस्ट कीजिए, लेकिन फिर वापस चलना शुरू कर दीजिए। और ये जो चलने का समय है, ये पूरा इसमें रुकने का समय शामिल मत कीजिए। केवल चलने का समय 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे होना चाहिए। ठीक है? और जो लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, निश्चित रूप से उन्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए। तो मैंने ये बात करी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की, और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए ये जो ड्यूरेशन बताया गया है, ये है 20 वीक्स। अगर आप लगातार 5 महीनों तक इस प्रकार का भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको हेल्प मिलेगी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऐसे लोग जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से पीड़ित हैं, जिन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के रोगी हैं, उन्हें कोदो मिलेट या कोदा चावल 2 दिन, सामा चावल, या अब आप बता सकते हैं सामा को क्या कहते हैं, कुटकी या लिटिल मिलेट, लिटिल मिलेट 2 दिन, शेष 3 सिरी धान्य, कांगनी, छोटी कांगनी, और कौन सा बच गया? कोदा हो गया, सामा हो गया, कांगनी, छोटी कांगनी, और कौन सा बच गया? सानवा।
सानवा यानी कि बार्नयार्ड मिलेट। तो ये बाकी बचे हुए जो 3 सिरिधान्य हैं, इन्हें हमें एक एक दिन काम में लेना चाहिए। और माइंडेड, सुबह नाश्ते में भी वही मिलेट, दोपहर के भोजन में भी वही एक ही, जैसे कोदो खा रहे हैं तो सुबह नाश्ते में भी कोदो, दोपहर के भोजन में भी कोदो और रात के भोजन में भी कोदो चावल। एक दिन में केवल एक ही प्रकार का मिलेट खाना है। और एक हफ्ते तक खीरे का जूस, एक हफ्ते तक कद्दू यानी कि पंपकिन का जूस, और एक हफ्ते तक पेठा यानी कि लौकी का जूस, अंग्रेजी में ऐश गोर्ड, GOURD, ऐश गोर्ड का जूस। पैदल चलना नहीं भूलना, ध्यान करें तो सोने पे सुहागा। और अगर आप लगातार ऐसा 9 से 12 हफ्ते तक करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आपको मदद मिलेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें सिरिधान्य ही खाने हैं, हमें गेहूं, चावल, मैदा, इन्हें अवॉइड करना है। सिरिधान्यों की विशेषता भी आपको मालूम है कि इनमें फाइबर पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग 40 ग्राम फाइबर पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि आप सुबह नाश्ते में, दोपहर के भोजन में और रात के भोजन में सिरिधान्य, पॉजिटिव मिलेट्स काम में ले रहे हैं, पॉजिटिव ग्रेन्स काम में ले रहे हैं, मिलेट्स काम में ले रहे हैं, तो लगभग 30 ग्राम फाइबर आपको मिलेट से मिल जाएगा और बाकी 10 ग्राम आप मौसमी फल और मौसमी सब्जियां खाके, हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, स्वस्थ रहने के उपाय। हम स्वस्थ कैसे रहें? नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू रिमेन हेल्दी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, इनका कारण क्या है? इनका कारण है हम ऐसे भोजन पदार्थ काम में ले रहे हैं जिनमें या तो फाइबर बिल्कुल नहीं है या बहुत ही कम है, जैसे गेहूं, चावल, मैदा। हम पैक्ड फूड का प्रयोग कर रहे हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में केमिकल्स डाले जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। हम मानसिक तनाव बहुत ज्यादा ले लेते हैं, और मानसिक तनाव का कारण क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं सब कुछ हमारे अपेक्षा अनुसार हो, हमारी जैसा हम चाहते हैं वैसा वैसा हो। और जैसे ही जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा, तो तुरंत हम मानसिक तनाव ले लेते हैं। हमारी जो एजुकेशन है उसमें हमें इस अनमोल मनुष्य जीवन की उपयोगिता बताई नहीं जाती। इस अनमोल मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है? इस अनमोल मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हमें जीवन के प्रत्येक क्षण शांत भाव से प्रसन्नचित होकर रहना है। जीवन के उस क्षण में परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो हमें घमंड नहीं करना। घमंड किस बात का? क्या हमारा यह अनमोल मनुष्य जीवन बगैर दूसरों के सहयोग के संभव है? किसान अन्न नहीं उपजाए, किसान कपास नहीं उपजाए, मजदूर और मिस्त्री हमारे लिए मकान नहीं बनाए, केंचुआ भूमि को उपजाऊ ना बनाए, चिड़ियाएं फसल पकने पर कीड़े मकोड़ों को खाकर, जीव जंतुओं को खाकर उस फसल की रक्षा ना करें, तो क्या हमारा जीवन संभव है? तो फिर जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में घमंड किस बात का? और जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें चिंता नहीं करनी। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्ण शांत भाव के साथ प्रसन्नचित होकर रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन जीना है, तभी हम मानसिक तनाव से दूर रह पाएंगे। तो इन सब चीजों को हमें हमें अपनी अपनी एजुकेशन में शामिल करना होगा। अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल से ही ये सब हैबिट्स सिखानी होंगी। तो मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा कारण है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में। देखिए, कल डॉक्टर सुनीति पारिक ने एक लेक्चर लिया था, वो आपने सुना होगा। तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हमें बता रहे हैं कि सोरियासिस का एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके सोरियासिस की सीवियरिटी बढ़ जाती है। जब सोरियासिस की सीवियरिटी बढ़ जाती है तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ स्ट्रेस का लेवल आपके सोरियासिस की सीवियरिटी को और बढ़ाएगा, एक विशियस साइकिल। तो हमें समझना होगा कि मानसिक तनाव हमारी बीमारियों का कारण है। आधुनिक जीवन शैली, भागदौड़ भरी जिंदगी, किसी से बैठकर प्रेम पूर्वक बात करने का समय नहीं है। ईर्ष्या इतनी ज्यादा है कि दूसरों को देख नहीं सकते तरक्की करते हुए। पैदल चलने का समय नहीं है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने का समय नहीं है, बस खाने का समय है। 3 समय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, बिना नागा किए हम ये तीनों टाइम भोजन करते हैं। बीच बीच में चाय पीना, बेड टी, सुबह बेड टी, शाम को हाई टी, और साथ में कुछ बिस्किट, नमकीन, भुजिया, इस प्रकार की चीजें खाने का हमारे पास समय है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने का समय नहीं है, मेडिटेशन करने का समय नहीं है, डीप ब्रीदिंग करने का समय नहीं है, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करने का समय नहीं है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसको हम फोकस करें, ये 5 मिनट भी समय हम नहीं निकाल पाते। जो निकाल पाते हैं वो मेरी बात को अन्यथा ना लेवे,
और जो नहीं निकाल पाते उन्हें सोचना चाहिए कि जब हम 3 समय बिना नागा किए भोजन करते हैं, और भोजन भी कैसे करते हैं, जल्दबाजी में, भोजन देखते देखते फोन अटेंड कर रहे हैं, भोजन देखते देखते टीवी देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देखी जा रही है, बातचीत करते हुए भोजन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति शांत रहकर भोजन करता है तो घर वालों को चिंता हो जाती है कि क्या बात है, आज इतना शांत कैसे है, बताइए। तो हमें ये हैबिट्स अपने बच्चों को सिखानी होंगी कि खाना खाते समय बातें नहीं करनी, खाना खाते समय मोबाइल पर ध्यान नहीं देना, खाना खाते समय टीवी नहीं देखना। ठीक है। गहरी नींद का अभाव, देर रात तक जगते रहते हैं, मोबाइल को अपने पास में लेकर सोते हैं, जबकि हम जानते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन है मोबाइल के वेव्स, और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स की गतिविधि को प्रभावित करते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं। तो गहरी नींद का अभाव, और हम जानते हैं सभी कि कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी कब होता है, डीप स्लीप में। और जब हमारे बच्चे गहरी नींद ही नहीं ले पा रहे तो फिर वो उनकी याददाश्त कैसे बढ़ेगी, कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी कैसे होगा, गहरी नींद का अभाव। इसके अलावा आज देखिए हमारे घरों में सब तरफ एलईडी लाइट्स है, एलईडी बल्ब, फ्रिज में देखो तो एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी, एलईडी मोबाइल, और ये जो एलईडी लाइट्स हैं ये हमारे भोजन में से विटामिन बी 12 को नष्ट कर देते हैं। हमारे शरीर में जब हम एलईडी लाइट्स की रोशनी में बैठे हैं तो विटामिन बी 12 को नष्ट कर देती है ये एलईडी लाइट्स। हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स का सेवन कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं। ठीक है। ये सब चीजें हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का कारण है। अब आइए चर्चा करते हैं स्वस्थ रहने के उपाय, स्वस्थ कैसे रहें। लंबी बीमारियां जीवन की खुशियों को हर लेती हैं, तो हमें स्वस्थ रहने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें अपने भोजन में हाई फाइबर युक्त सिरी धान्यों को ही, मिलेट्स को ही, पॉजिटिव ग्रेन्स को ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिनमें लगभग 8 से 12.5% तक सिरी धान्य है। नाश्ते में, दोपहर के भोजन में और रात्रि के भोजन में हमें सिरी धान्यों का ही, पॉजिटिव मिलेट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक बार आपको वापस बता देता हूं, फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कांगनी, बार्नयार्ड मिलेट यानी कि सानवा, कोदो मिलेट यानी कि कोदाएं या कोदा चावल, लिटिल मिलेट यानी कि सामा या कुटकी, और ब्राउन टॉप मिलेट यानी कि छोटी कंगनी या हरी कंगनी। ये कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा चलना अत्यंत आवश्यक है, और धीरे धीरे अपने चलने की गति को और चलने के समय को बढ़ाइए। प्रतिदिन 10 किलोमीटर तक पैदल चलिए। आप मिल्खा सिंह को सुनिए कभी। मिल्खा सिंह कहते थे जब कभी मुझे मेरे जीवन में तनाव आता था तो मैं जॉगिंग करने, दौड़ लगाने चला जाता था। डॉक्टर खादर वली कहते हैं जितना अधिक पैदल चलेंगे उतना अधिक आपकी जीने की इच्छा बढ़ेगी। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे तनावग्रस्त रहने लग गए। हमने, माता पिता ने अपनी इच्छाओं का इतना बोझ उनके ऊपर डाल दिया कि बच्चों के कोटा में जो बच्चे पीएमडी की तैयारी कर रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। जबकि जीवन में कितना आनंद है। प्रतिदिन आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठिए, सुबह 1 घंटा प्रातःकाल भोर में घूमने जाइए, 1 घंटा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, और फिर अपने स्कूल जाइए, जो किताबें आप हैं आपके पास, टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको पढ़िए, घर पर आकर नींद लीजिए, भोजन कीजिए, शाम को साइकिलिंग करें, खेलिए कूदिए, और फिर अपना होमवर्क कीजिए, पढ़ाई कीजिए। लेकिन हमारी खुशियों को हर लिया मोबाइल ने, हमारी खुशियों को हर लिया टीवी ने। वैचारिक प्रदूषण, इतना जहर घोल दिया गया हमारे विचारों में कि अब हमारे 9 वर्ष की बच्चियों को महावारी होने लग गई, मेंसेस आने लग गए, जो कि 15 साल की उम्र में होना चाहिए। अधिकतर हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स का उपयोग करना चाहिए। मोरिंगा या सहजन के पत्ते, फलियां, मेथी, एलोवेरा, भिंडी, अमरूद का उपयोग बढ़ाना चाहिए। अमरूद तथा आम के पत्तों का रस सवेरे पीना चाहिए। दूध का उपयोग रोकना चाहिए। हाइब्रिड गायों के दूध का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मवेशियों जैसे बकरी का दूध, इनके दूध का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर हमें दूध लेना ही है तो देशी गाय के दूध का उपयोग हमें करना चाहिए। दही छाछ लेना चाहिए, दूध से ज्यादा हमें दही और छाछ का सेवन करना चाहिए। पैक्ड आहारों से हमें दूर रहना चाहिए। मैदा, मैदा से बनाए हुए पदार्थ तथा रिफाइंड तेलों से दूर रहना चाहिए। लकड़ी के यंत्रों से पीसे गए कच्ची घानी के तेलों का उपयोग करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण में शांतिपूर्वक प्रसन्नचित रहना चाहिए। एक टर्म होती है बायोफीडबैक, एक उदाहरण देकर समझाता हूं।
जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है तो आप कैसा महसूस करते हैं? शांत, आपको बेचैनी नहीं होती। अब इसका उल्टा कर लीजिए, अगर कोई हाइपरटेंशन का मरीज शांत रहेगा, गुस्सा नहीं करेगा, प्रसन्नचित रहेगा, तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दवाइयां लेनी है आपको एंटी हाइपरटेंसिव, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, पैदल चलना है, लेकिन साथ में शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, निश्चित रूप से आपका हाइपरटेंशन भी कंट्रोल रहेगा। गुस्सा मत कीजिए, बेचैन मत होइए, एंशियस मत होइए। चावल, गेहूं, मैदा से बने पदार्थों का उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कॉफी, चाय नहीं पीना चाहिए। क्यों? डॉक्टर पंकज सारस्वत ने हमें बताया था कि चाय में टेनिन्स होते हैं, और ये टेनिन्स, ये कैफीन आयरन के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं। चाय और कॉफी गैस्ट्राइटिस को कॉज करता है। चाय और कॉफी पीने वालों की भूख कम हो जाती है। तो चाय और कॉफी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहना चाहिए, हमें दही और छाछ का सेवन करना चाहिए। असमय पर खाना, दोपहर का भोजन 3-4 बजे कर रहे हैं, रात का भोजन रात को 9-10 बजे तक कर रहे हैं, असमय पर खाना, इस आदत को बदलना चाहिए। सुबह समय पर उठना, समय पर सोना, और दिन में 2 समय भोजन पर्याप्त है। एक सुबह 10 से 11 बजे के बीच में, और दूसरा शाम का भोजन 6 बजे से 7 बजे के बीच में। आप देखिए, आपका ओरल हेल्थ, दांतों का स्वास्थ्य भी, मुख का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, केरीज कम लगेंगे। और सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। मैंने सोरियासिस का एग्जांपल देके आपको समझाया कि स्ट्रेस की क्या, किस तरीके से स्ट्रेस हमारी बीमारियों को मल्टीप्लाई करता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, एवरीडे सेल्फ टॉक कीजिए, मैं स्वस्थ हूं, प्रसन्नचित हूं, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। परमात्मा को, उस सुप्रीम इंटेलेक्चुअल पावर को, आप जिस किसी भी नाम से जानते हो वो एक ही है, उस सुप्रीम इंटेलेक्चुअल पावर को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। आइए नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। अखाद्य पदार्थ कौन से हैं और खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो सबसे पहले, मवेशी का दूध अखाद्य है। खाद्य क्या है? देशी गाय का दूध, देशी गाय के दूध से बना हुआ दही और छाछ और घी, ये खाद्य पदार्थ है। इसके अलावा इससे भी अच्छा क्या है? कच्चा नारियल, तिल, रागी, इससे बनाया गया दूध। और जैसा मैंने आपको बताया, 100 ग्राम तिल से आप 1 लीटर दूध प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 100 ग्राम तिल को रात को भिगो दीजिए, और सुबह उसे चक्की में पीस लीजिए। उसे ग्राइंडर में नहीं करना, मिक्सर में नहीं करना, क्योंकि मिक्सर में तो हाई राउंड्स पर मिनट पर उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, दूध नहीं मिलेगा। हाँ, एक आता है वेट ग्राइंडर, उसमें आप इसको डालिए और साथ में पानी डालते जाइए, तो उसमें आपको दूध प्राप्त होगा। तो 100 ग्राम तिल को भिगो दीजिए, और फिर उसमें पानी 1 लीटर, कुछ तो भिगोया हुआ पानी हो गया और कुछ और पानी आप मिलाते जाइए। 100 ग्राम तिल से आप 1 लीटर दूध प्राप्त कर सकते हैं। और इस तिल से बना हुआ जो दूध है, उसमें 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है। जैसे मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूँ, 100 ग्राम काउज मिल्क में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम तिल से बने हुए दूध में, सीसेम सीड से बने हुए दूध में 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो कि आता है लगभग 8 गुने से ज्यादा। और 100 ग्राम रागी से बने हुए दूध में 330 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो आता है लगभग 2 गुने से ज्यादा। इसलिए हमें धीरे धीरे, हमें प्लांट बेस्ड डाइट पर बढ़ना है। दूध भी हमें इन्हीं तिल और रागी का ही दूध पीना है। चावल, गेहूं और मैदा, ये अखाद्य पदार्थ हैं। खाद्य पदार्थ हैं ये मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कांगनी, सामा मिलेट यानी कि लिटिल मिलेट या कुटकी, कोदो मिलेट, सानवा यानी कि बार्नयार्ड मिलेट, और छोटी कांगनी यानी कि ब्राउन टॉप मिलेट। और कैसे खाना है? मिक्स करके नहीं खाना। रिफाइंड तेल, ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर करेंगे, ये नहीं, ये अखाद्य है। खाद्य पदार्थ क्या है? लकड़ी की घानी से निकाले गए तिल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, गन्ने के रस से बना हुआ गुड़ और गन्ने के रस से बनी हुई चीनी, ये अखाद्य पदार्थ है। क्यों? क्योंकि गन्ने के रस में ग्लूकोज अधिक मात्रा में होता है, और फ्रक्टोज या तो होता ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में होता है। जबकि, तो इससे क्या होगा? और खाद्य पदार्थ क्या है? ताड़ का गुड़, पाम जैगरी, खजूर का गुड़, डेट पाम जैगरी या डेट पाम शुगर, बन खजूर का गुड़, बन खजूर को भी डेट पाम बोलते हैं इंग्लिश में, डेट पाम जैगरी। तो ये जो ताड़ का गुड़, खजूर का गुड़, बन खजूर का गुड़ या इससे बनी हुई शक्कर है, उसमें फ्रक्टोज होती है, और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में 3 से 6 घंटे लगते हैं। इस प्रकार आप मिठास भी ले पाएंगे
और आपके रक्त में ग्लूकोज भी तुरंत उपस्थित नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे 3 से 6 घंटे के ऊपर धीरे धीरे उपस्थित होगा। और शुगर गन्ने में फाइबर कम होता है, जबकि ताड़ में, खजूर में और वन खजूर में उससे बना हुआ जो गुड़ है उसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त होता है। गेहूं और मैदा अखाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ है सिरिधान्यों का आटा। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स अखाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ है पत्तों के का काढ़ा या पत्तों का रस। जैसे हमने बात करी थी, सहजन के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते, अमरूद के पत्ते, आम के पत्ते, पान के पत्ते, तुलसी के पत्तों का काढ़ा, बीट रूट, गाजर, आंवले का रस, ये खाद्य पदार्थ है। बेकरी के उत्पाद, फास्ट फूड, जंक फूड, ये कार्सिनोजेनिक है, अखाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ क्या है? सिरी धान्यों से बने हुए पकवान। आप बनाइए कांगनी, कांगनी के आटे से बना हुआ हलवा, कांगनी के आटे से बना हुआ उपमा, कांगनी के आटे से बना हुआ डोसा, इडली, नारियल की चटनी, धनिए पुदीने की चटनी। और चटनी भी कैसी? मिक्सी में नहीं, सिलबट्टे पर कूट कर बनाई हुई, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है, हाई राउंड्स पर मिनट पर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पॉलिश्ड सिरिधान्य, पॉलिश्ड मिलेट्स अखाद्य हैं। अनपॉलिश्ड मिलेट्स खाद्य पदार्थ। नॉन स्टिक कढ़ाई, एल्यूमिनियम के बर्तन, प्लास्टिक की बोतल, इन्हें हमें अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। हमें लोहे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन काम में लेने चाहिए। इस फूड ग्रेड स्टील के बर्तन काम में लेने चाहिए, और ये फूड ग्रेड स्टील बड़ा महंगा आता है। फूड ग्रेड स्टील के बर्तन काम में लेने चाहिए। कांच की बोतल या फूड ग्रेड स्टील की बोतल हमें काम में लेनी चाहिए। बाजार की मिठाई अखाद्य है। हमें खाद्य पदार्थ क्या है? हफ्ते में एक तिल का लड्डू खाइए, आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम प्राप्त होगा। अथवा 2 चम्मच भुना हुआ तिल खाइए, ये खाद्य पदार्थ। तो अभी तक मैंने आपके साथ चर्चा करी ग्रेन्स के बारे में, अनाज के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं पानी की, वाटर। हमारे शरीर का 70%, 66 से 70% पानी है, और यही पानी अब प्रदूषित हो गया है। कुछ लोग अपने घरों में आरओ लगाने में सक्षम है, तो वो महंगा आरओ लगा लेते हैं और आरओ से बना हुआ पानी पीते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि आरओ वाटर का जो टीडीएस है, टोटल डिजॉल्व साल्ट, वो कितना होता है? 50 या 50 से कम। जबकि हमारी जो सेल्स हैं उनका टीडीएस कितना होता है? 200। तो आज ही अपने इंजीनियर को बुलाइए और उसको बोलिए कि आप हमारा जो टीडीएस है वो 150 से 250 के बीच में सेट कीजिए। बारिश का पानी, बहुत से लोग बारिश का पानी टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं और उसको पीते हैं। बारिश का पानी निश्चित रूप से बहुत ही शुद्ध पानी है, लेकिन बारिश के पानी में मिनरल्स जीरो है। मिनरल्स नहीं होते, जीरो टीडीएस, जीरो मिनरल्स। बारिश के पानी में मिनरल्स कब आते हैं? जब ये बहता हुआ नदियों में, बहता हुआ झरने के रूप में गिरता है, तब जाके इसमें मिनरल्स मिलते हैं, और तब वो झरने का पानी पीने योग्य होता है। तो एक बात तो आप समझ गए, टीडीएस वाली कॉन्सेप्ट आप समझ गए। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड वाटर एंड डी स्ट्रक्चर्ड वाटर। आपके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं H2O, ये ये किस प्रकार से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कितना एक एक सिस्टमेटिक इनका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड वाटर। और जो नेचुरल वाटर है, झरने का पानी है, वो होता है स्ट्रक्चर्ड वाटर। आप देखिए, जब कभी आप झरने में नहाने जाते हैं, 10 से 15 मिनट आप उस झरने के पानी के नीचे बैठिए, आपको इतना सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि जब वो झरने का स्ट्रक्चर्ड वाटर आपके शरीर पर गिरता है और लगभग लगातार अगले 15 से 20 मिनट तक गिरता रहता है, तो अगले 15 से 20 मिनट में आपके शरीर का जो 70% पानी है वो उसको भी स्ट्रक्चर्ड बना देता है। इसलिए हमें अत्यंत सुकून की प्राप्ति होती है। तो अब हम हमारे घरों में स्ट्रक्चर्ड वाटर कैसे बनाएं? अब जब इस पानी को हम स्टोर कर लेते हैं, बारिश के पानी को हमने स्टोर कर लिया टैंक में, अंडरग्राउंड टैंक में, तो ये जो रुका हुआ पानी है वो डी स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, और बहता हुआ पानी, झरने का पानी, स्ट्रक्चर्ड होता है। तो अब हम अपने घरों में स्ट्रक्चर्ड वाटर कैसे तैयार करें? देखिए, आप एक 30 लीटर का फूड ग्रेड स्टील की टंकी लीजिए, उसमें पेंदे से 2 से 3 लीटर ऊपर टूटी लगवा दीजिए। अब उसमें आपने 30 लीटर पानी भर दिया, उस पानी में आप फिटकरी घुमा दीजिए 4 से 5 बार, और उस पानी को रख दीजिए 2 से 3 घंटे। जितने भी इंप्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। साथ में आप इस पानी में सहजन की फलियां डाल सकते हैं, फलियों के बीज। सहजन मतलब मोरिंगा, मोरिंगा की जो फलियां हैं उनके बीज आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो मोरिंगा की फलियों के जो सीड्स हैं वो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं। तो ये हमारे पानी में जो भी विषाणु, जीवाणु, फंगस है उसको नष्ट कर देंगे। और
फिटकरी के संपर्क में आकर सभी प्रकार की इंप्योरिटीज नीचे पेंदे में बैठ जाएंगी। अब आप उस टूटी को 5 घंटे के पश्चात आप उस टूटी को खोल करके और उस पानी को एक मिट्टी के घड़े में इकट्ठा कर लीजिए। लगभग 20 लीटर पानी एक मिट्टी के घड़े में इकट्ठा कर लीजिए। अब आप एक शुद्ध तांबे की प्लेट लीजिए, वर्जिन कॉपर प्लेट। इसका साइज कितना होना चाहिए? 4 इंच गुणा 12 इंच। ये जो कॉपर प्लेट है, इसको आप उस मिट्टी के घड़े में रख दीजिए और अब इस पानी को अगले 12 घंटों तक आप मत छेड़िए। जैसे आपने रात को 8 बजे 20 लीटर पानी भर के रख दिया और उसमें तांबे की प्लेट डाल दी। अब सुबह 8 बजे, अच्छा, उस घड़े में भी आपकी टूटी लगी हुई होनी चाहिए पेंदे से ऊपर, ताकि जितनी भी इंप्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएंगी। और अब उस अगले दिन सुबह उस टूटी को खोलकर उस पानी को आप एक दूसरे मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा कर लें, घड़े में इकट्ठा कर लें। अब इसी पानी को आप पीने के काम में लें, इसी पानी से आप खाना बनाइए। तांबे की प्लेट ने आपके पानी को स्ट्रक्चर्ड बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि तांबे की जो प्लेट है उसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज। और ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव चार्ज सभी प्रकार की अशुद्धियों को अपनी सतह पर चिपका लेते हैं। और फिर अब आपको एक प्योर पानी, मिनरल वाटर आपको पीने के लिए मिलता है। तो आप बहुत ही कम खर्चे में अपने पानी को स्ट्रक्चर्ड वाटर बना सकते हैं। और ये जो कॉपर की प्लेट है, ये जिंदगी भर आपके काम आएगी, आपके बच्चों के बच्चों के काम आएगी। एक बार किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी भर चलने वाला है। और रोज सुबह उस कॉपर की प्लेट को बाहर निकालकर नींबू और नमक से रगड़ रगड़ कर उसको साफ कर लीजिए। बहुत से लोग चांदी के बर्तन में भी पानी को रखते हैं। तो ये जो चांदी का बर्तन है, ये निश्चित रूप से वायरस को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन ये पानी को स्ट्रक्चर नहीं बनाता। पानी को स्ट्रक्चर तो केवल तांबे की प्लेट ही कर सकती है। ठीक है। कुछ लोग कॉपर की बॉटल का यूज करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको समझाया कि कॉपर नेगेटिवली चार्ज फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसमें, और ये अशुद्धियों को अपनी सतह पर चिपका लेता है। कॉपर की बॉटल का मुंह कितना छोटा होता है, अब उसको आप चाहे कितना ही ब्रश डाल दीजिए, आप उसको अच्छे से साफ नहीं कर सकते। अब उसी अशुद्धियों वाली चिपकी में ही आप पानी और डाल लेते हैं और उसको रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। इसलिए कॉपर की बॉटल का यूज ना करें। आप यूज करें फूड ग्रेड स्टील की बॉटल का या कांच की बॉटल का। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का जो ग्लास है उसका। तो अब ये हमने ग्रेन की बात कर ली, हमने वाटर की बात कर ली, हमने शुगर की बात कर ली कि हमें ताड़ का गुड़, खजूर का गुड़ या वन खजूर का गुड़ खाना चाहिए। तो हमने अपने जो भोजन में जो हम खाते हैं, अनाज खाते हैं, पानी पीते हैं, चीनी खाते हैं, उनकी बात कर ली कि हमें किस प्रकार से उनको पौष्टिक बना सकते हैं और सुपोषित कर सकते हैं अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को। अब हम बात करते हैं कच्ची घानी का तेल। वो भी हमने बात कर ली, कच्ची घानी के तेल की भी, और हमने ताड़ के गुड़ और इनकी भी बात कर ली। अब अंत में हम बात करते हैं कि विटामिन प्राप्त करने के प्राकृतिक तरीके। तो वो भी मैंने आपको बताया कि जैसे देखिए, काउज मिल्क इज अ रिच सोर्स इन विटामिन एंड मिनरल्स एंड कैल्शियम। और काउज मिल्क से भी ज्यादा रिच कैल्शियम में कौन है? रागी का दूध, तिल का दूध। तो हमें ये काम में लेना चाहिए, तिल का दूध काम में लेवे, रागी का दूध काम में लेवे, और नारियल का तेल या तिल के तेल से हम प्रतिदिन मालिश करें और हफ्ते में एक दिन धूप स्नान अवश्य करें। लगभग 15 से 30 मिनट तक हम धूप में बैठें। और धूप कौन सी? हम सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो सनलाइट है उसका हम सेवन करें। प्रतिदिन पैदल घूमने जाएं और केसरिया सूरज को देखें। उसको देखने से हमारी आंखों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमें हमारे थॉट्स अच्छे बनेंगे, हमें अच्छा फील होगा। और यदि हम अच्छा फील करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। और अंत में, पत्तों के काढ़े स्वास्थ्य के रक्षक। पत्तों का काढ़ों का सेवन हम अवश्य करें और मौसमी फल और मौसमी सब्जियों का सेवन अवश्य करें। तो आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी रिसर्च के बाद आप हमें ये सारी जानकारी उपलब्ध करा पाए। इसके लिए एनएमओ परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। धन्यवाद आपको देता हूँ, एनएमओ परिवार को देता हूँ कि आपने मुझे मंच उपलब्ध करवाया कि मैं अपनी बात आप लोगों के समक्ष रख सका। धन्यवाद।